इंदौर के तूकोगंज थाना क्षेत्र के रेस कोर्स रोड स्थित एक मल्टी में पिछले दिनों शादी समारोह के आयोजन के समय कारोबारी पिता पुत्र से 15 लाख के सोने की ज्वेलरी दो बदमाशों द्वारा लूट ली गई थी। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा लुटेरों से मुठभेड़ में शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, जहां दोनों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों पर इंदौर सहित अन्य राज्यों में 80 से ज्यादा लूट चोरी के मामले दर्ज हैं। दरअसल पिछले 11 नवंबर को इंदौर के तूकोगंज थाना क्षेत्र में दो बदमाश इंदौर के एक कारोबारी पिता पुत्र के साथ 15 लाख के गोल्ड ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस वारदात में दो लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। पुलिस ने उनकी पहचान और तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं जब तूकोगंज पुलिस दिल्ली पहुंची तो पता चला कि ये लुटेरे 80 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली पुलिस को भी इन लुटेरों की तलाश थी। रविवार सुबह पुलिस ने रोहित और रिंकू नाम के इन दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से मिले हुलिये से पहचान हो गई है। वहीं एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्र ने बताया कि पिछले दिनों तूकोगंज थाना क्षेत्र के रेस कोर्स रोड पर रहने वाले व्यापारी कमलेश खंडेलवाल उनके बेटे और पड़ोसी से 15 लाख के ज्वेलरी की लूटपाट करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। उनके हुलिये के आधार पर पुलिस ने रोहित और रिंकू की भूमिका की पुष्टि की। दोनों बदमाशों का दिल्ली के पंजाब बाग में मुठभेड़ के दौरान रोहित और रिंकू को पैर में गोली लगी है। बहरहाल इंदौर पुलिस लूट की घटना में रिंकू और रोहित को प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाने की तैयारी में जुटी हुई है। अरे गई है तो वो चाकू इतना बड़ा था, चाकू की नाक से उसमें कट करके चाकू से निकाल चाकू लगा के और चाकू ना अपन सरेंडर हो गए ना सर। जब चाकू है चाकू मार देगा भैया, जान से कीमती मतलब इतना बड़ा चाकू था, इतना बड़ा चाकू था, मतलब क्या अपन क्या कर सकते थे। हमने हाथ पीछे कर लिया और गर्दन सीधी कर ली। उसने कट करा, ले लिया। बोला आप कहीं भी चिल्लाओगे तो मैं 2 दिन बाद 4 दिन में जब भी आऊँगा आपको निपटा जाऊँगा। ये भी बोल दिया? हाँ बिल्कुल, कि जो भी आप हमने कुछ भी करा तो आप FIR भी नहीं कर सकते। और पिस्टल भी थी क्या? वो नहीं थी मेरे पास, तो चाकू से मेरे को करा था, चाकू से करा। 5 मिनट में तो निकल गए। 5 में 8 बजे 5 साल में तो थाईलैंड निकल गए। सुबह का टाइम था, 8 बजे का आसपास। अब ये तो बहुत सनसनी का मामला है यार। अब क्या करें, रहवासी हैं, हर आदमी है। अगर कॉमन रोड पे सब्जी वाले भी आते हैं, सब रोड पे घूमते रहते हैं यहाँ पे। वो अंदर गया, पोश एरिया में हो जाना ऐसा तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जिनके घर में शादी वो इतना भयंकर डरा है कि अपन क्या बोले। उनकी शादी है, उनके यहाँ पे हुई है ये वारदात। जिनके घर में प्रोग्राम है वो भी साथ में थे ना, उन्हीं क्या शादी नहीं है, हम कैसे सामाजिक कार्यक्रम में धार्मिक रोल है पीछे हट जा भाई। सर जुनिंदो थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक लूट हुई थी, उसके आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, क्या है पूरा मामला? हाँ, नवंबर के माह में थाना तुकोगंज और विजयनगर में ऐसी कुछ वारदातें संज्ञान में आई थी, जिसमें से बहुत सारे डिजिटल एविडेंस तलाशे गए थे। उसमें से कुछ संदिग्ध आरोपियों की शिनाख्त हुई थी। उसमें से एक रोहित कपूर और दूसरा रिंकू उर्फ सागर, इनको फॉलो किया गया था और इनकी लोकेशन भी यहीं पर मिली हुई थी। हमारी टीम सतत इसके का पीछा कर रही थी और अभी कल दिनांक को इस चीज़ की खबर लगी हुई है कि पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग के पास वहाँ की स्पेशल टीम के द्वारा इनको अपने अभिरक्षा में लिया गया है और शायद इनके मध्य में आमना सामना भी हुआ है। हमारी टीम तत्काल अभी जाएगी और वहाँ पे पूछताछ करेगी और जो वजह सबूत जो मसरूका यहाँ से लूट लिया गया था वो जब्त किया जाएगा। प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर लाया जाएगा। बिल्कुल, जो प्रक्रिया है, जो विधिसम्मत कार्रवाइयाँ हैं, वो अभी हमारी एक स्पेशल टीम गठित होगी और उसको दिल्ली भेजा जाएगा और वहाँ से जाकर के सारी कार्रवाइयाँ करेगी। सर जुनिंदो थाना क्षेत्र में किस तरह की घटना करी थी इन्होंने? इंदौर में 3 जगह थाना तुकोगंज में जो रेस कोर्स रोड है, वहाँ के जो एक व्यापारी हैं, उसके भाइयों के बीच में जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, उनके द्वारा जो ज्वेलरी धारण किया गया था वो डरा धमका करके ज्वेलरी उतरवाई गई थी। ऐसी और भी वारदात किए जाने का प्रयास भी किया गया था और एक आध वारदात और शहर में हुई थी। वो सारी घटनाओं को संज्ञान में लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई है और हमारी टीम उस पर विवेचना भी कर रही है। बहुत सारे डिजिटल एविडेंस हमारे पास हैं भी उनकी उपस्थिति की। यहाँ पर शेष अभी दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा में है और वहाँ से जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है। आरोपी का नाम क्या? रोहित कपूर और रिंकू उर्फ सागर, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिनके लगभग 3-4 दर्जन अपराध पंजीबद्ध पूर्व से।
रक्षा मंत्री ने सैन्य कर्मियों को सैन्य रणनीतियों और युद्ध कौशल में निपुण बनाने के लिए भारतीय सेना प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कर्मियों को सैन्य रणनीतियों और युद्ध कौशल में निपुण बनाने में भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थानों के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। वे 29 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना के 3 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों आर्मी वॉर कॉलेज, AWC इन्फेंट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग MCTE के दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। राजनाथ सिंह को कार्यवाहक कमांडेंट द्वारा उन्नत इंक्यूबेशन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना तथा प्रौद्योगिकियों के अवशोषण एवं परिवर्तन को सक्षम बनाने की दिशा में विभिन्न समझौता ज्ञापनों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में उनके योगदान को देखने के लिए सेना के निशानेबाजों इकाइयों का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने इन्फेंट्री संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उन्हें इन्फेंट्री के इतिहास के साथ साथ इन्फेंट्री में आधुनिक उपकरणों को शामिल करने के बारे में जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री ने AWC में आयोजित बड़ा खाना के दौरान तीनों संस्थानों के सभी रैकों से बातचीत भी की। सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना के जवानों के साहस और सतर्कता की सराहना की। आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण ही हमारा देश और इसकी सीमाएं लगातार सुरक्षित और मजबूत होती जा रही हैं। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर लगातार सतर्क निगाह रखने तथा किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे समय होते हैं जब भारत को सीमाओं के साथ साथ आंतरिक मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सशस्त्र बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे यकीन है कि आप साहस और समर्पण के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते रहेंगे और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने महू में डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित स्मारक भीम जन्मभूमि का दौरा किया और उनके जन्म स्थान पर भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक समानता और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। ब्लॉक मुख्यालय अमानीगंज में प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी ओम प्रकाश द्वारा बताया गया है कि ये त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 27/12/2024 से चल रहा है और आज दिनांक 29/12/2024 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। बाल विकास परियोजना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया है कि प्रतिदिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं पढ़ाई, ECC, बच्चों और महिलाओं के पोषण और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के विषय में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज, मुख्य सेविका विनीता देवी, मधुरानी सिंह, वंदना ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रवि गुप्ता, मंजरी मिश्रा तथा विकास खंड अमानीगंज के 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि व CDPO ओम प्रकाश द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी पढ़ाई भी की आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा विभाग और ICDS विभाग के समन्वय से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र के किए जा रहे मुख्य विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। मुख्य सेविका ECCE की आवश्यकता, आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE गतिविधियों के संचालन एवं ECCE गतिविधियों, भवगीत आदि पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का क्षमता वर्धन किया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को लंच पैकेट का वितरण किया गया। समापन दिवस पर मुख्य सेविका जनक दुलारी के सेवानिवृत्त होने पर उनको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनकी सेवाओं को याद किया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से आ रही है बड़ी खबर।
132 केवी बड़ी लाइट में फॉल्ट की चपेट से 3 बच्चे बुरी तरह झुलसे। आपको बता दें, टांडा के समीप काली देवी ग्राम में बड़ी लाइट 132 केवी लाइट में फॉल्ट होने से नीचे खेल रहे 3 बच्चों बुरी तरह झुलसने की खबर आ रही है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि फॉल्ट की आवाज सुनकर दौड़े तो देखा बच्चे इधर उधर गिरे हुए थे और बुरी तरह झुलस गए हैं। तत्काल सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर लाया गया, जहां पर प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि कल शाम को तकरीबन 4 बजे के लगभग 3 बच्चों को लेकर आए थे। इन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। झुलसे बच्चों का नाम सुजीत बालक 12 वर्ष, नितिन बालक 10 वर्ष, अमृता बालिका 6 वर्ष, पिता रमेश निवासी काली देवी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 132 केवी लाइट यहाँ जुलवानिया से आ रही है जो राजगढ़ जा रही है। इसी लाइट के फॉल्ट से यह हादसा हुआ है। अभी वर्तमान में बच्चे कंचन हॉस्पिटल राजगढ़ में अपना उपचार कर रहे हैं। सर, कल जो काली देवी के बच्चे आए थे क्या मैटर है? कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास काली देवी के 3 बच्चे आए थे और उनके जो खुले हुए अंग थे, जैसे चेहरा, गला, हाथ, ये जले हुए थे और उनको प्राथमिक उपचार करके हमने हायर सेंटर पर रेफर कर दिया था। क्या मामला था सर उसमें? जी, क्या मामला था सर उसमें? मामला कुछ मामले का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। उनके अटेंडर आए थे, उन लोगों ने ये बताया है कि लाइट्स की जो हैवी लाइन गई हुई है उससे चिंगारियाँ निकली हैं और उसके कारण ये लोग जल गए हैं। तो जला हुआ तो है। आपका नाम सर? मेरा डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिसर, CSC टांडा। इंदौर स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 पर काबिज है और अन्य आयोजनों में भी नंबर 1 बनने का दावा करता है। वहीं इंदौर में खाने पीने के लिए सर्टिफाइड स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध 56 दुकान पर इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल का सेलिब्रेशन नहीं होगा। 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन ने तय किया है कि अयोध्या में जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था उस दिन नए साल 2025 का उत्सव मनाया जाएगा। इंदौर की प्रसिद्ध 56 दुकान जो अपने खास मौके पर सजावट और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है, इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल के जश्न का आयोजन नहीं करेगा। व्यापारी एसोसिएशन ने तय किया है कि इस बार विशेष सेलिब्रेशन 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया जाएगा। व्यापारी एसोसिएशन के अनुसार 22 जनवरी को पूरे 56 दुकान में विशेष विद्युत सज्जा की जाएगी और इस दिन पूरे क्षेत्र में भव्य जश्न का आयोजन होगा। व्यापारी एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि नए साल का आयोजन इस बार राम मंदिर की स्थापना के ऐतिहासिक दिन पर किया जाएगा, जिससे बाजार को और अधिक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व प्राप्त होगा। व्यापारियों का मानना है कि 22 जनवरी का यह दिन पूरे भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है और इस दिन आयोजित होने वाली सजावट और कार्यक्रमों से बाजार में एक उत्साह और जीवंतता का माहौल बनेगा। रंजन भैया, इस वर्ष आप लोग 31 जनवरी की भैया 22 जनवरी को नव वर्ष मनाने जा रहे हैं। किस तरीका का पूरा कार्यक्रम है और क्या इसकी पूरी प्रोसेस है? भाई 31 का जो हम लोग सजावट के ऊपर खर्चा करते थे वो खर्चा हम न करके हमने वो ये सोचा है कि व्यापारी संघ ने सभी व्यापारियों की ये एकमत राय थी कि इस खर्च को हम 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन दिवस के दिन पर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जैसा हमने एक बड़ा सेलिब्रेशन इंदौर शहर में 56 दुकान ने किया था, ऐसा ही एक सेलिब्रेशन हम फिर से करने जा रहे हैं। तो हमने 31 का जो खर्चा था उसे पोस्टपोन किया है और हम इसे 22 जनवरी को करेंगे। जैसा हमने गत वर्ष 3 दिन का कार्यक्रम किया था, इसी तरीके से भजन संध्या के साथ में हम 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे और बड़ा हर्षोल्लास के साथ में होगा। चूँकि 400 साल की गुलामी के बाद में एक राम मंदिर बना है तो उसके वर्षगांठ पर हर्षोल्लास होना ज़रूरी है। युवाओं को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अधिकतर युवा जो 31 जनवरी के दिन नव वर्ष मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, तो क्या उन्हें इस 22 जनवरी के कार्यक्रम से भाई हर व्यक्ति का सेलिब्रेशन करने का एक अपना तरीका है। हमारा तरीका ये है कि हम बार और पब की संस्कृति से दूर हैं। ये बाज़ार एक जो हमारी संस्कृति है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे दिन पर हम हर्षोल्लास करें जिसमें 90% ऑफ द पीपल जिस दिन हर्षोल्लास करेंगे तो हम उनके साथ में होंगे और बाज़ार गत वर्ष की पुनरावृत्ति फिर से करेगा। जैसा हमने गत वर्ष किया था वैसा ही धूमधाम से 22 जनवरी को फिर से मनाएंगे। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें एक युवक हाथों में चाकू लिए एक दुकानदार को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर वक्त रहते आसपास के दुकानदारों ने आरोपी के हाथ से चाकू छुड़ा लिया, नहीं तो परदेशीपुरा थाना क्षेत्र जैसा हत्याकांड दोबारा हो जाता। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी की है, जहां दो दुकानदारों के आमने सामने दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान पर काम करने वाला युवक सचिन कल्याण का रविवार को एक दुकान के सामने थूकने पर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी चाकू लेकर दुकानदार को मारने पहुंच गया। वहीं आसपास के दुकानदार की सजगता से आरोपी के हाथ से बड़ी मुश्किल से चाकू छुड़ाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया है। तो द्वारकापुर में एक रेप की घटना सामने आई है, पूरे ही मामले में किस तरह से कार्रवाई की? ये शनिवार को दोपहर में द्वारकापुरी थाना अंतर्गत एक बड़ी गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। द्वारकापुरी में ही रहने वाले एक परिवार जो अपनी उसको मियाँ बीबी मतलब पति और पत्नी हैं, उनको एक 4 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। दोनों पति पत्नी काम करने दिन में कहीं चले गए थे और बच्चे दोनों अकेले घर पे थे। तो पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों के द्वारा जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसको थोड़ा इंजरी भी आई थी तत्काल। फिर बच्ची को जब दिक्कत हुई तो जो दुष्कर्म करने वाले लड़के हैं उनके माता पिता ने और उनके किसी दूसरे पड़ोसी ने उनके घर वालों को कॉल लगाया कि इस तरीके से बच्ची परेशान है, इसको कोई दिक्कत परेशानी हुई है और लगातार रो रही है। शाम को जब घर वाले काम से लौटे, बच्ची को लेके हमारे पास थाने पे आए। हमने तत्काल उसको मेडिकल करवाया और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करवाई। तो पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है और दोनों ही जो इसमें जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो बाल अपचारी हैं, एक की उम्र 17 साल है और एक की 10 साल है। दोनों ही पड़ोसी हैं। एक मूलतः धार का रहने वाला है जो अपने यहाँ नाना नानी के पास में रह रहा था। जैसे ही घटना संज्ञान में आई, इसमें 2 टीम हमने गठित की थी क्योंकि दोनों बच्चे मतलब कहीं भाग गए थे, दोनों अपचारी। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद दोनों को हमने हिरासत में ले लिया और अगले दिन माननीय बाल न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक पहलू जो इंदौर पुलिस की तरफ से हमेशा एक प्रयास रहता है, इसमें हमने जो बाल अपचारी हैं उनके घर वालों को भी हमने इसमें एक नोटिस दिया है और उनको पाबंद किया है उस नोटिस के तहत कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर बच्चों की है तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो उनको उस हिसाब से कम साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए। तो वो नोटिस देके हमने घर वालों को पाबंद किया है कि बच्चों को जहाँ जैसे भी परिस्थिति में रहें, अभी वो हो सकता है कि बाल संरक्षण गृह में माननीय न्यायालय ने भेजे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वहाँ भी, और जब वहाँ से अगर छूटते हैं तो उनकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर पनप रही है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि बच्चा दोबारा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना कर पाए। और ये कौन आरोपी जो मारपीट करते हैं? ये सिंधी मार्केट का घटनाक्रम है। ये 2 व्यापारियों के आमने सामने दुकान है जिसमें एक भोला मास्टर की प्लास्टिक बर्तनों की बेचने की दुकान है। उस पर एक काम करने वाला लड़का है सचिन पिता कल्याण, मूलतः रहने वाला ललितपुर उत्तर प्रदेश का है। अभी करीब 2-3-4 वर्षों से इंदौर में आकर निवास कर रहा है ये, और भोला मास्टर की दुकान पर काम करता है। दुकान के सामने वाले व्यापारी जूही पापड़ वाले की दुकान के सामने उसने द्वारा थूक दिया गया था। उसी बात पर कहा सुनी हुई और ये अपनी दुकान में जाकर एक चाकू लेकर आया और विवाद करने लगा। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल इसको पकड़ा गया मौके पर और गिरफ्तारी की गई है, FIR दर्ज कर ली गई है। सर, वीडियो में मारपीट करते हुए भी नज़र आ रहा है वो युवक के साथ, और एक हथियार भी ले रहा है। मारपीट करने वाला एपिसोड नहीं है एक्चुअली। उसको जब वो चाकू लेकर पहुंचा तो आसपास के व्यापारी ने उसको पकड़ने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना देकर हैंड ओवर किया। क्या धाराओं में इसमें 25 का अपराध पंजीकृत किया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। नाम कैसे? सचिन पिता कल्याण।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। मुरैना वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। खाली ट्रक को पकड़कर किया जब्त। मुरैना देवरी घड़ियाल केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे लूट। खाली वाहनों को पकड़कर बनाए जा रहे झूठे केस। वाहनों को पकड़कर किया जा रहा जब्त। मुरैना देवरी टीम द्वारा अभी कुछ दिन पहले एक खाली ट्रक को जलर दस्ती बघेल के पास से पकड़कर झूठा केस बना दिया गया। उस ट्रक का नंबर RJ11GB 1271, जबकि वह ट्रक कैलारस की तरफ से खाली आ रहा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि देवरी टीम द्वारा लाठी और डंडा चलाकर जबरन उस गाड़ी को खींचकर जौरा थाना में रख दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में ट्रक मालिक धर्मेंद्र गुर्जर से बात की गई तो उनका यह कहना था कि मेरी गाड़ी खाली थी और मुझसे बलबीर परमार द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की गई। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो झूठा केस बनाकर मेरी गाड़ी को जब्त कर झूठा केस बनाकर जौरा थाना में लाकर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देवरी टीम द्वारा 16/2/2024 को एक चंबल रेत से भरा स्वराज ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिस पर देवगढ़ थाना में FIR भी दर्ज की गई थी। उस FIR का नंबर 6/24 है। सूत्रों की माने तो उसके बाद भी देवरी के कर्मचारियों द्वारा उस ट्रैक्टर को 3 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया। एक तरफ खाली वाहनों को पकड़कर झूठा केस बनाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ रेत से बाहर हुए वाहनों को FIR होने के बाद भी पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी धर्मेंद्र गुर्जर है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरी गाड़ी आ रही थी सबलगढ़ से, तो यहाँ पे एक रेलवे का प्लांट है सिकरौदा, वहाँ पे रेलवे का इस कांटा करा रहा था मैं। जब भी फॉरेस्ट वन विभाग की टीम आई तो उसमें किसी ने गलत सूचना दे दी उनको, तो उनने आके लाठी डंडा बरसाए। पहले तो किसने? कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी ये गाड़ी जो आप उसके सामने खड़ी हैं वही गाड़ी थी। हाँ, तो किसने लाठी डंडे बरसाए? फॉरेस्ट की टीम ने आके, और उसमें एक बलबीर परमार व्यक्ति था जिसने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की। 5 लाख रुपए किस चीज़ के मांगे उसने? बोले कि अगर 5 लाख रुपए या तो हमको दे दिए जाए, नहीं तो हम आपकी गाड़ी को झूठे केस में या किसी तरह से फंसा देंगे, और हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो मैंने मना किया और लाठी डंडे वहाँ पे बरसाए। वो भी मेरे पास वीडियो है, और वहाँ से मेरी गाड़ी को ज़बरदस्ती खींच के लाए, वो भी वीडियो या जौरा थाने में आके रख दी है। और इनने झूठा केस बना के क्या किया है और मेरी गाड़ी को झूठा फंसाया गया है। तो इसके लिए अब आप क्या वरिष्ठ अधिकारियों तक जाएंगे वन विभाग के? हाँ, जाएंगे ज़रूर जाएंगे। DFO साहब से भी बात करेंगे, CCF साहब से भी बात करेंगे, और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे झूठा फंसाया गया है और ये लोग यही इनका धंधा है, और गलत आदमी को ऐसे ही झूठा फंसाते हैं। और इन लोगों का यही काम है। अभी इसी साल 16/2 को एक इनने देवगढ़ थाने में ट्रैक्टर जब्ती किया, चंबल का भरा हुआ। तो ये बलबीर परमार द्वारा 2 से 3 लाख रुपए की मांग की है, और उस ट्रैक्टर का प्रूफ भी है सारा, कि मतलब मीडिया के पास फोटो और अखबार में भी सारी न्यूज़ चली है। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये लोग मतलब गरीब आदमियों के साथ ये क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये बलबीर परमार द्वारा इसी तरह वाहनों का पैसा लेके 2-3 लाख गाड़ियों को पकड़ लेता है, तो 5 लाख 6 लाख रुपए की डिमांड करता है, और इसी प्रकार ये पैसा लेके गाड़ियों को या ट्रैक्टर को छोड़ देता है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत लगातार नाकामी देखने को मिल रही है। अभी एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें नील गायों की हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खिटोरा गांव में शिकारियों द्वारा 10 से 12 नील गायों को गोली मारकर मार दिया गया,
जब इस पूरे मामले की सूचना कैलारा रेंजर हिना खान को फोन से देनी चाहिए तो उनके द्वारा कभी भी किसी पत्रकार का फोन रिसीव नहीं किया जाता है। उसके बाद मुरैना वन मंडल अधिकारी सुजीत जे पाटिल को फोन कर सूचना दी तो मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा कहा गया कि मैं पता करता हूं। कैलारस रेंज के अंतर्गत आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले खैर की लकड़ी काटने के वीडियो वायरल हुए थे और कैलारस और पहाड़गढ़ रेंज के अंतर्गत वन विभाग की उदासीनता साफ साफ देखने को मिल रही है। फिर चाहे वन विभाग का जमीन पर भू माफिया का कब्जा हो लकड़ी काटने का, उसके बाद भी कैलारस और पहाड़गढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ये कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कैलारस और पहाड़गढ़ के वन कर्मियों की उदासीनता साफ साफ देखी जा रही है। क्या कैलारस और पहाड़गढ़ वन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शिकारियों और भू माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या इन सब कामों के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को एक मोटी रकम मिल रही है? पहाड़गढ़ जनपद इलाके का एक मामला सामने आया है। उसका शिकार किया जा रहा है। कई गाँव में ऐसा मामला है, 2 गाँव सामने आए। एक वीडियो जरूर वायरल हुआ है जो पहाड़गढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, कटोरा और सैप्ती के बीच बताया जा रहा है। वहाँ पर कुछ नीलगाय अवस्था मिली है। वन विभाग के कर्मचारी वहाँ पहुंच गए हैं और इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई है। उनकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो चुका है कि उनके शिकारियों के द्वारा मारी गई है अथवा किसी और अन्य कारण से हुई। क्या लगता है बाहर के लोग हैं या शिकारी लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? वन विभाग के द्वारा चूंकि जांच की जा रही है और जांच के उपरांत ही मालूम हो सके उनकी हत्या की गई, किसी प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। धर्मपुरी के कोठड़ा में खेत में लगी जाल में अजगर फंस गया, जिसे देख खेत मालिक घबरा गया। विशालकाय अजगर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसे देखते ही आसपास के किसानों ने भगाने के प्रयास किए, लेकिन जाल में उलझा होने के कारण वह भाग नहीं सका। किसान रविंद्र जाट ने वेलफेयर सोसाइटी के सर्प मित्र सन्नी जाट को सूचना दी और कार से टीम के साथ खेत में पहुंचे। देखा कि विशालकाय अजगर जाल में उलझा हुआ था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद जाल से निकालकर अजगर की जान बचाई। रेस्क्यू टीम के सन्नी जाट और कुणाल सिंह राजपूत और सुमित सोनी ने कहा कि अजगर जहरीला नहीं होता, यह हमारे पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे नुकसान पहुंचाना गलत है, और कहा कि यह इलाका नर्मदा क्षेत्र से जुड़ा होने से अक्सर ऐसे इलाकों में अजगर और सांप देखे जाते हैं। टीम ने सूझबूझ और रेस्क्यू टीम की सक्रियता से अजगर की जान बचाई। किसानों ने उनके इस कार्य की सराहना की। अजगर को रेस्क्यू करने के बाद उसे ले जाकर दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इसके साथ एक और अजगर था, लेकिन टीम के आने से पहले ही जंगल में भाग गया। क्या नाम है? सन्नी जाट। सन्नी जी, आज कोठड़ा में अजगर का रेस्क्यू किया गया, कहाँ फंसा हुआ था और कैसे क्या रेस्क्यू किया इसका? ये कोठड़ा में रविंद्र भैया जाट के खेत में था, जिसमें जाली लगी थी और जाली में बुरी तरीके से ये फंसा हुआ था। रविंद्र भैया ने थैंक यू नेचर सोसाइटी की, जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी की जो टीम है मंडलेश्वर में, वहाँ हमें सूचना दी और हम मंडलेश्वर थैंक यू नेचर सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य सूचना मिलते ही हम ग्राम कोठड़ा धर्मपुरी के पास आए हैं और देखा कि जाली में अजगर बुरी तरह के फंसा हुआ था। फिर हमने उसका रेस्क्यू किया, उसे थैली में बंद किया और अब ले जाकर इसे सुरक्षित हम जंगल में छोड़ देंगे इसी की दुनिया में। ये पकड़े गए अजगर की लंबाई कितनी होगी, कितना क्या वजन होगा इसका? इसकी 8 से 10 फीट लंबाई है और ये 15 से 20 किलो इसका वेट है। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता में? आम जनता के लिए भैया यही संदेश है कि ये जो वन प्राणी है, इनके बिना प्रकृति भी अधूरी है, इसलिए कोई भी वन प्राणी को ना मारे, क्योंकि कोई भी वन प्राणी किसी भी मानव का कोई दुश्मन नहीं होता। ये भूल भटक कर भोजन की तलाश में मानव खेतों में बस्तियों में आ जाता है। तो सभी भाइयों से एक अपील है थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, टीम से, कि किसी भी वन प्राणी को ना मारें। आपके घर यदि भूल भटक कर कोई भी वन प्राणी, सांप, अजगर या कोई भी वन प्राणी आ जाता है, आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम इसे आएंगे, रेस्क्यू करेंगे और वापस इसी की दुनिया में जंगल में ले जाकर इसे छोड़ देंगे। मैं ग्राम पंचायत चिपटौड़धानी से उप सरपंच सन्नी जाट, थैंक यू नेचर सोसाइटी सदस्य मंडलेश्वर।